उनके अनुभव में वो धातु विषयों के लिए या खनिज विषयों के लिए स्वर्ण माक्षिक का प्रयोग करते थे। उसी को ध्यान में रखते हुए जो दातार शास्त्री जी का प्रसिद्ध पाठ है विद्रुम तापीज, तो उसका उपयोग करने के बाद वो विषाक्तता के लक्षण तुरंत कम हो गए। तो ये जो सुमल की बातें अभी जो बता रहा हूं वो प्रत्यक्ष कृतकर्मा है। पढ़ी हुई जो भी बातें हैं वो तो है ही, लेकिन अनुभव की जो भी बातें हैं वो आपके सामने आज रखने का प्रयास कर रहा हूं। तो सोमल का भी विष जिस द्रव्य से कम हो गया, उस द्रव्य के बारे में अभी हम सोमल के बाद चर्चा शुरू करेंगे। सोमल जैसे विषाक्तता निर्माण करने वाले प्रखर क्षारधर्मी विष को भी जो कम करता है, ऐसा आम विष, गर विष, दूषी विष, ये सब हरण करने वाला स्वर्णमाक्षिक है। स्वर्णमाक्षिक के बारे में अभी हम आज चर्चा तो शुरू करेंगे। समय के रहते हुए हम जितना विषय आगे ले जा सकते हैं उतना लेके जाएंगे। अगर थोड़ा तो शेष रहने वाला है संचयमणि का भाग, तो वो हम कल इसी समय देख लेंगे। स्वर्णमाक्षिक के बारे में अगर बात करें तो स्वर्णमाक्षिक यह अमृत समान औषधि है। इसका एक बहुत ही सुंदर प्रमाण शास्त्र में मेरे अध्ययन में ऐसा आया है कि दुर्मेल लोह द्वयमेलनश्य, इसमें एक इतना सुंदर अनुपम स्नेह है इस द्रव्य में कि जो दुर्मेल लोह द्वयमेलनश्य, जो दो लोह इकट्ठा नहीं रह सकते उनको भी ये पकड़ के रखता है। ये इसका धातुवाद में उपयोग है। रसशास्त्र का अध्ययन करते समय एक सुंदर बात हमें ऐसी देखनी है कि यथा लोहे तथा देहे कर्तव्य सूतक सदा, लेकिन ये सिर्फ पारद के लिए नहीं है। ये सभी बातों, ये सभी द्रव्यों के बारे में शरीर के अनुबंध से ये बात आई है, यथा लोहे तथा देहे। देखिए, धातु कर्म में लोह का सबसे ज्यादा उपयोग किस वनस्पति का हो सकता है? तो वह त्रिफला का हो सकता है। वही द्रव्य लोह के शोधन में है, यथा लोहे तथा देहे कर्तव्य सूतक सदा। शरीर में दो ऐसे धातु कि जिनमें स्नेह भाव कम हो चुका है, उस स्नेह की पुनर्स्थापना करना यही माक्षिक का मेन काम है। अभी माक्षिक किसको बोलते हैं? मधु को बोलते हैं। मधु कैसा है? मधु ये विषंद को दूर करता है। जो धातुओं में, जो दो पेशियों में प्राकृत कषाय भाव रहना चाहिए, आकाशीय भाव रहना चाहिए, या जो नॉर्मल सरफेस टेंशन रहना चाहिए, वो अगर कम हो जाए तो माक्षिक का प्रयोग होता है, मधु का प्रयोग होता है। वैसे ही ये जो खनिज है, ये ऐसे ही माक्षिक के समान गुण दिखाने वाला है। मतलब देखिए कितना सुंदर उसका एक कॉम्बिनेशन है कि जो निसर्ग ने ही बनाया है, प्रकृति ने ही बनाया है। जो धातुओं में घटित हो रहे विकृत कफ, क्लेद, दोष संचय की, स्रोतोपिधान की जो जो विकृतियां हैं वो दूर करेगा, माक्षिक नाम है उसका। लेकिन वो पांडु भी नहीं निर्माण होने देगा। पांडु, ये व्याधि क्या है? जो स्नेह कम होने की अवस्था है वही पांडु है। जो रस धातु में प्राकृत जीवन जीवन का पोषण और प्रीणन कर्म का जो प्रधान कर्म है वो नहीं होने की जो अवस्था है, वही अवस्था में माक्षिक ज्यादा से ज्यादा उपयोगी है। अभी माक्षिक के ऊपर थोड़ा ग्रंथ के आधार पे भी आगे देखेंगे। माक्षिक में एक वर्णन ऐसा है कि माक्षिक ये पारद कर्म में सबसे प्रधान है, क्योंकि वो सबसे पहले महारसों में आता है। महारसों का सूत्र आप सबको मालूम है, अभ्रवैक्रांत माक्षिक विमलाद्रिज सस्यकम चपलो रसकस्येति ज्ञात्वाष्टौ संग्रहेत रसान। इनका संग्रह करना चाहिए। इसके बारे में भी बहुत उत्तम अनुभूति है, वो आपके साथ अभी आज शेयर करने का अनुभव हो रहा है। उसके पर्यायी नाम भी देखिए। अभी माक्षिक के ऊपर हमने कहा ना, वो मधु धातु है। मधु के समान काम करने वाला धातु का एक प्रारूप है, वो हेम माक्षिक है। अभी उसको स्वर्ण क्यों बोलते हैं? उसके बारे में ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि स्वर्ण माक्षिक में एक संहिता में वर्णन ऐसा है, रस प्रकाश सुधाकर में, सुवर्ण वर्ण सदृशम नववर्ण समन्वितम।
इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। हमारे यहाँ पे स्वर्ण कितना अच्छा है, तो वो षोडश वर्ण का अच्छा है। मतलब क्या है, हमारे यहाँ पे प्यूरिटी इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री नहीं नापते हम। देखिए, कोई धातु है तो वो धातु के हम कॉमन फिजिकल प्रॉपर्टीज, गुण क्या बताते हैं, मिलिएबिलिटी है, डक्टिलिटी है, वैसे ही लस्टर बताते हैं। वो धातु है या पाषाण है, ये किससे हम उसका जांच कर लेते हैं, कैसे हम पंच इंद्रियों से कैसे उसको समझ सकते हैं, केवल हम लस्टर से या वर्ण से समझ सकते हैं। इसीलिए पूर्वाचार्यों ने वर्ण का प्राधान्य बताया है। मतलब उन्होंने क्या बताया, सुवर्ण वर्ण सदृशम नववर्ण समन्वितम, ये रस प्रकाश सुधाकर का सूत्र है। वैसे ही एक सूत्र ऐसा है रसरत्न समुच्चय का, के तपति तीर संभूतम पंचवर्ण सुवर्णवत। तपति तीर, इसीलिए उसका नाम तापीज हो गया। तापी नदी के किनार में जो मिलता है, जो पंचवर्ण सुवर्णवत है, वो प्रधान है। अभी इसके बारे में अगर देखें तो इसमें असल में स्वर्ण होता है क्या? होता है, जरूर होता है। इसका भी हमने अनुभव किया है। हमारे एक सहाध्यायी थे, दो थे, डॉक्टर विद्या नाम से एक थी और डॉक्टर सचिन आरू नाम से थे। मैं जानबूझ के इन सब लोगों के नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हमें जिन लोगों ने काम किया है उनके काम का श्रेय उनको देने की प्रशस्ति और उदार मतवाद हमारे मन में होना चाहिए, और उनके काम को हम सलाम करते हैं। इसलिए हर एक के नाम में ले रहा हूँ आज। तो उसके ग्राह्य लक्षण क्या बताया है ग्रंथ में, तो निष्कोणम गुरुतायुतम। अभी आप आज देख लीजिए, किसी भी दुकान में जाके आप मार्कशीट मांगेंगे तो एकदम क्यूबिकल आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, चारों तरफ से कट किया हुआ। तो वो मार्कशीट कैसे हो सकता है? मार्कशीट का तो क्या बताया, निष्कोणम गुरुतायुतम। वो गुरु तो है लेकिन निष्कोण तो नहीं है। फिर कैसे हम बताएंगे कि वो ग्राह्य मार्कशीट है? तो सच में मित्रों, वो ग्राह्य मार्कशीट नहीं है, वो विमल है। इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट वर्णन आयुर्वेदीय रसशास्त्र में सिद्धिनंदन जी मिश्र ने दिया है। उन्होंने क्यों नहीं मिलता मार्कशीट हमको, इसके बारे में भी वर्णन बताया है। तो स्वर्ण वर्ण गुरु स्निग्ध ईशत नीलम विस्फुटितम, वो ईशत नील है, विस्फुटित है, टुकड़े होने वाला है। अगर उसको हाथ पे आप घिस लेंगे या कपड़े पे घिस लेंगे तो कालिमा विकरे तत्तु करे घृष्टम न संशय, ऐसा सूत्र है। हाथ पे काला हो जाता है। आज भी दिल्ली में खारी बावली में या जयपुर में या मुंबई के मार्केट में हमने देखा है कि अगर मार्कशीट मांगते हो तो वो विमल देते हैं, लेकिन उनको अगर मार्कशीट का काला पत्थर दे दो बोल देंगे तो वो असल में मार्कशीट दे देंगे। हमारा एक अनुभव ऐसा है, हमारे ये सहाध्यायियों के साथ काम करते वक्त उनको ओरिजिनल स्वर्ण मार्कशीट चाहिए था। तो हमने हमारे संस्था के अनुमति से खेतड़ी नाम का एक गांव है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। वहाँ पे एक हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स नाम का एक सेंट्रल गवर्नमेंट का माइन है। तो वहाँ पे परमिशन लेके हमने खुद स्वयं जाके स्वर्ण मार्कशीट के पत्थरों का चयन करके वो लाके उसका आगे का शोधन मारण करके फिर उसका एनालिसिस किया था। उन सहाध्यायियों के काम में हाथ बटाते वक्त, उनका ऑब्जर्वेशन करते वक्त बहुत ज्ञान हमें मिला। वो स्वर्ण मार्कशीट जो है वो बिल्कुल अलग है, वो पत्थर जैसा था, वो सभी ग्रंथों के लक्षणों पे सही उतर रहा था। वो स्वर्ण मार्कशीट हम लाते समय हमें एक ऐसी बात पता चली कि वहाँ पे जो स्वर्ण मार्कशीट होता है उसको प्रोसेसिंग करते समय सबसे पहले, जैसे हम निर्वापन करते हैं ना, कोई भी पत्थर हो तो उसको गर्म करके फिर पानी में डालेंगे, जो निर्वापन की क्रिया है उससे धातु और पत्थर अलग अलग हो जाते हैं। उस प्रक्रिया से सबसे पहले वो पत्थरों को हमें अलग अलग करना पड़ा। फिर बाद में जो भी मार्कशीट के कण मिले उसका हमने आगे जाके शोधन मारण हमने किया। वो उन्होंने एक प्रक्रिया हमें बताई कि वो भी आज भी तनों पत्थरों को गर्म करके उसमें ठंडा पानी वाटर बाथ जैसा रहता है उसमें वो डुबोते हैं,
तो वो अलग अलग हो जाता है। फिर उसको केमिकल प्रोसेस से एक कॉपर कॉन्सेंट्रेट नाम की प्रक्रिया, एक पाउडर बनाते हैं जिससे वो कॉपर आगे निकाल देते हैं। तो ये बहुत ही अलग प्रक्रिया है। आज अगर कोई औषधि निर्माण करने वाली संस्था के लोग भी देख रहे हैं तो मेरा उनसे अनुरोध है, आप वहां पे संपर्क करेंगे तो आपको 2% 3% के कॉपर कॉन्सेंट्रेट रेडीमेड पाउडर फॉर्म में मिलेगा, जिसको आप आगे जाके शोधन और मारण में उपयोग में लाके उत्तम स्वर्ण माक्षिक जो ओरिजिनल है वो बना सकते हैं। इसलिए ये आपको सबको जानकारी दे रहा हूं। आगे जाके उसका शोधन कैसे करना है, तो एरंड तैल में और निम्बुक स्वरस में उसको लोहे की कढ़ाई में पकाते 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 उसको भर्जन करना है। फिर भर्जन करके उसमें आग भी लग जाती है कभी कभी, लेकिन ये ध्यान रहना चाहिए कि ज़्यादातर ऐसी सावधानी बरते कि वहाँ पे आग ना लगे। वो शोधन होने के बाद वैसा ही एक शोधन ग्रंथ में बताया गया है कि एरंड तैल लुंगाम्बु सिद्धम शुद्धति माक्षिकम, ये तो एक प्रक्रिया अभी हमने बताई। दूसरी बताई गई तप तप क्षिप्तम वराक्वाथे शुद्धि मायाति माक्षिकम। माक्षिक के अगर आपको थोड़े बड़े बड़े पत्थर मिल गए तो उसको गर्म करके आप वराक्वाथ में क्षिप्त करके भी शोधित कर सकते हो एक। उसके साथ साथ कदली कंद तोयेण, उसके साथ भी उसका घटिकाद्वय में स्वेदन करके उसकी शुद्धि हो सकती है। माक्षिक के बारे में हमारे एक दूसरे बहुत एक मूर्धन्य व्यक्ति विद्वान गुरुजी थे, जो स्वर्गवासी कैलाशवासी श्री अशोक राव जी भट्ट, उनके मुखारविंद से उनके जो भी अमृत वचन हमें मिले उसमें से माक्षिक के गुणधर्म उन्होंने बहुत अच्छे से बताए थे। माक्षिक के बारे में उनका विशेष अध्ययन था और वो खुद घर पे स्टोव पे माक्षिक का भस्म बनाते थे। अत्यंत अल्प मात्रा में वो माक्षिक का प्रयोग रसायन प्रयोग के लिए करते थे अलग अलग पेशेंट्स में। वो आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रयोगों में एकदम उनका अनुभव, ये एकदम सिद्ध अनुभव था माक्षिक के बारे में। माक्षिक की जो प्रक्रिया वो उपयोग में लाते थे, उनकी प्रक्रिया ऐसी थी कि वो लोहे की कढ़ाई में पहले एरंड तैल में भर्जन करके पहले शोधन कर लेते थे। शोधन कर लेने के बाद फिर उसको ईमान दस्ते से कूट के फिर एक बार जरूरत हो तो एरंड तैल और निम्बुक स्वरस में फिर पाचन कर लेते थे। फिर बाद में सिर्फ निम्बुक स्वरस की भावना और निम्बुक स्वरस कढ़ाई में डाल के उसका भर्जन, ऐसा 8 से 10 बार करने के बाद उसका उत्तम भस्म होता है। ये उनका अनुभव था स्वयं का। आज भी उनकी पत्नी उसी पद्धति से माक्षिक का भस्म बनाती है। ये जो माक्षिक है इसके बारे में अभी मैं मारण की प्रक्रिया में और नहीं जाने वाला हूँ। इसके अनुसंधान जो डॉक्टर सचिन आरू और डॉक्टर विद्या मोरे ने किए थे उसके बारे में थोड़ा सा मैं अंशतः बताता हूँ। उनके अनुभव में उन्हें ऐसा पता चला था कि कितने पुटों के बाद क्यों करना है, कितने पुट देना है, पुटन की प्रक्रिया में कितना अग्नि चाहिए, कितना टेम्परेचर जाता है, टेम्परेचर का ग्राफ कैसे रहता है, इस तरह के अलग अलग मानकों पे उन्होंने अध्ययन किया था। एक बहुत ही विशेष तकनीक है जिसको मॉसबेयर टेक्निक बोलते हैं। मॉसबेयर टेक्निक, जो टेक्निक मॉलिक्यूलर साइंस में, एटॉमिक साइंस में सिर्फ आयन के लिए यूज होती है। उसमें हमें ऐसा पता चला कि स्वर्ण माक्षिक जो रॉ मिला है उसमें जितनी एनर्जी है वो एनर्जी शुद्ध स्वर्ण माक्षिक में थोड़ा सा डिस्पर्स हो गई। उसमें वैसे भी ग्रंथ में बताया गया है कि शोधन के बाद द्रव्य मृदु हो जाता है, भंगुर हो जाता है, उसका आसानी से चूर्ण हो सकता है, ये सब उन्होंने बताया। बाद में ऐसा पता चला कि उसके ऊपर जितना टोटल चार्ज रॉ स्वर्ण माक्षिक के ऊपर था वो हल्का सा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका था शोधन के बाद, लेकिन मारण के बाद इन टोटो द्रव्य पे जितना चार्ज था उतना ही चार्ज हर एक एटम पे, मॉलिक्यूल पे, वो मॉसबेयर टेक्निक से पता चला कि वो आखिर में आ गया। इसका मतलब क्या है? ये जो मारण की प्रक्रिया है इसमें मारण होते होते जितनी ऊर्जा उस द्रव्य में निसर्गतः है वो उसके हर एक कण में आ गई है। मेरा
खुद का एक मानना और पक्का है, और मेरी एक खुद की धारणा है कि रसशास्त्र में जो आप द्रव्य उपयोग में लाते हो उसकी मात्रा पे मत जाओ, उसके गुणों पे जाओ। एक दूसरी बात, वी आर नॉट यूजिंग मास, वी आर यूजिंग एनर्जी इन द मास। मैं एक इसका उदाहरण बताता हूं। अभी स्वर्णमाक्षिक का ही ले लेते हैं। स्वर्णमाक्षिक अगर हमें उसकी एनर्जी चाहिए तो उसकी एनर्जी हमें जितनी चाहिए और जितनी देर रहनी चाहिए उतनी मात्रा में उतने काल तक हमें स्वर्णमाक्षिक देना है। अभी भी अनेकों विध संशोधनकर्ताओं से हमारी वार्तालाप होती है, उनसे बात भी करते हैं, लेकिन ये एनर्जी हम कैसे सटीक तौर से गिन सकते हैं, नाप सकते हैं, ऐसा कोई टेक्निक हमें आज तक नहीं मिला है। उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के और तरीके नहीं मिले हैं। उसके बारे में और एक सिद्धांत मैं बताता हूं जो मॉडर्न नैनो टेक्नोलॉजी का है। वो ऐसे है कि जब भी किसी भी द्रव्य के नैनो पार्टिकल में उसका कन्वर्जन होता है तो उस समय वो नैनो पार्टिकल्स जो भी रहते हैं उनमें उस धातु के मूल जितने गुण या दोष है वो कुछ नहीं रहेंगे। मैं फिर से दोहराता हूं, जब भी किसी भी धातु का भस्म हो जाता है तब उसके पार्टिकल्स में मूल धातु के कोई भी गुण नहीं रहने चाहिए। इसी को हम धातु मृत हो गया, उसका मारण हो गया ये बोलते हैं। किस लिए मारण ये शब्द का उपयोग हुआ, किस लिए शोधन ये शब्द का उपयोग हुआ, किस लिए जारण ये शब्द का उपयोग हुआ, इस सभी शब्दों के उपयोग के पीछे की भूमिका। अभी ये रसभस्म के बारे में भी देख लीजिए। रसभस्म में या रस की कोई भी मूर्छना में पारद मूर्छित होता है, वो मृत नहीं होता, ये वर्णन है। मतलब उसके बॉन्ड फिर खुल सकते हैं, ये वर्णन है। इसलिए शास्त्रीय विवेचन के आधार पे और नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से भी वो धातु पूर्णतया, मतलब एक बात और, इसके एक विषय से विषय आगे जा रहे हैं। बहुत लोगों का ऐसा मानना है जो मेरे हिसाब से पूर्णतया गलत है कि भस्म जो रहते हैं वो ऑक्साइड रहते हैं। भस्म ये ऑक्साइड नहीं है। ये क्यों, मैं आपको सब प्रमाण बताता हूँ। बहुत सालों पहले एक बहुत बड़े मान्यवर वैद्य के बारे में ऐसी घटना हुई थी कि उन्होंने उनकी पुत्री को स्वर्ण घटित रसायन उनकी प्रेगनेंसी में दिए थे और उसके अर्भक में कुछ दोष आ गए और उसकी जांच करते समय ऐसा पता चला कि उसको कोई ना कोई हेवी मेटल पॉइजनिंग या हेवी मिनरल पॉइजनिंग हुआ है। तो उसका सभी दोषारोप ये आयुर्वेद की दवाइयों पे हुआ। बाद में BARC में एक ऐसा संशोधन हुआ जो मुंबई यूनिवर्सिटी के उस समय के केमिस्ट्री के कुछ प्रोफेसर थे, उन्होंने पब्लिश भी किया। उस समय केमिस्ट्री का उतनी प्रगति नहीं हुई थी। उस समय एक ही टेस्टिंग मेथड था, वो था वोगेल्स क्वालिटेटिव सिस्टम ऑफ एनालिसिस, जो 11वीं और 12वीं कक्षा में हमने साइंस के स्टूडेंट के तौर पे सीखा है कि ग्रुप डिटेक्शन के मेथड थे। मतलब कोई पाउडर हमें दिया जाता था, वो हम डिसॉल्व करते थे अलग अलग स्ट्रॉन्ग एसिड में, माइल्ड अल्कली में, स्ट्रॉन्ग अल्कली में, और फिर उसका चारकोल टेस्ट लेते थे, इफरवेसेंस टेस्ट लेते थे, उसको उबाल के देखते थे, उसका प्रेसिपिटेशन टेस्ट लेते थे और फिर ग्रुप डिटेक्शन हम करते थे। तो सो दैट इज वोगल्स क्वालिटेटिव सिस्टम ऑफ एनालिसिस। तो उसके आधार पे उन्होंने भस्मों का एनालिसिस किया और उनको पता चला जो है ये सभी भस्म ऑक्साइड है। इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने भस्मों का जो प्राकृतिक स्वरूप है जो आयुर्वेद की पद्धति से बना है वो नष्ट कर दिया। किसी भी एसिड अल्कली में डाइल्यूट करके उन्होंने वो स्वरूप नष्ट कर दिया। इसलिए जो डिसॉल्व सॉल्यूशन था उसके एनालिसिस उन्होंने पेश कर दी, उसमें ऑक्साइड था। वो हो सकता है, लेकिन अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए, ईडेक्स के जरिए, XRD के जरिए, XRF के जरिए अगर ढूंढ लें तो हमें पता चलेगा कि ये ऑक्साइड नहीं है। ये हर एक द्रव्य के बारे में नहीं है, मैं धातु भस्मों के बारे में बोल रहा हूँ। स्वर्णमाक्षिक ये धातुओं
का थोड़ा सा कनिष्ठ लेकिन एक उपधातु का ही स्वरूप है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है, वो निसर्गतया पाए जाने वाला एक कॉम्बिनेशन है। भूगर्भ की अग्नि का पहले से जिसके ऊपर संस्कार हो चुका है वो धातु की इंटरमीडिएट फेज है, वो पहले से परिणमन होते होते हमें वो एक ग्रथित स्वरूप में मिला है, वो कॉपर आयन पायराइट है। इसलिए उसमें भी उसके भी नैनो पार्टिकल्स जब बनेंगे तब वो कॉपर और आयन के सिर्फ और सिर्फ नैनो पार्टिकल होना अपेक्षित है, उसमें सल्फर रहना अपेक्षित नहीं है। मॉडर्न केमिस्ट्री के हिसाब से सल्फेट्स आर मोर सेफ देन ऑक्साइड्स। आप कोई भी आयन का कॉम्बिनेशन देख लीजिए, उसमें सल्फेट रहता है या सल्फर के कंपाउंड के साथ उसका उपयोग होता है या कोई भी सॉल्ट के साथ उपयोग होता है तो वो सेफ माना जाता है। लेकिन आयुर्वेद में वो सबसे शुद्धतम अवस्था में नैनो पार्टिकल में उसको उपयोग में लाया जाता है। ये स्वर्णमाक्षिक की अलग बातें हैं। स्वर्णमाक्षिक के बारे में अगर बात करें तो उसकी मात्रा कितनी दे सकते हैं। स्वर्णमाक्षिक के मारण के बारे में वैसे भी बात हो चुकी है, इसलिए उसको और भी एक पाठ है कि गंधक के साथ उसका निम्बुक स्वरस से मर्दन करके उसका भी पुटन प्रक्रिया से भस्म हो जाता है। लेकिन उसके डिटेल्स में अभी मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि माक्षिक के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि माक्षिक ये मधु के समान काम क्यों करता है, उसमें विशद गुण क्यों आता है। तो माक्षिक का रस बताते समय ही तिक्त रस बताया गया है। वो मधुर विपाकी है, मधुर अनुरस है, लेकिन वो तिक्त रस का है, इसलिए उसका पित्त शमन कार्य बहुत उत्तम पद्धति से हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ हमें ऐसा भी पता चलता है कि उत्तम वृक्ष है, रसायन है, चक्षुष्य है। अलग अलग आमयिक प्रयोग बताते वक्त जो भी माक्षिक के हमारे अनुभव है वो हम कल देखेंगे, लेकिन उसके गुणों का थोड़ा सा ऊहन करके आज हम रुकेंगे। चक्षुष्य है, बस्ती हृदकंठ पांडु, मतलब बस्ती के विकार, हृदय के विकार, कंठ के विकार, पांडु मेह विशोदरान, विष के विकृति की वजह से होने वाले यकृत, दाल्योदर, गरोदर, दुष्योदर, ऐसे विकृतियों में भी माक्षिक का बहुत ही सुंदर परिणाम मिलता है। अर्षः शोफम विषम कंडु त्रिदोषम अपि नाशयेत्, यह आयुर्वेद प्रकाश का सूत्र है। अर्ष में, शोफ में, विष में, कंडु में, त्रिदोषज दोषों में, मतलब क्या हुआ, त्रिदोषज अर्ष, त्रिदोषज शोथ, त्रिदोषज विष, त्रिदोष को विकृत करने वाला कंडु, इस सब में माक्षिक का उपयोग हो सकता है। एक पेशेंट में शायद आज मेहता सर देख रहे हो तो उनको याद आ जाएगा, छर्दी वेग निरोध की वजह से एक उदावर्त की रुग्णा थी कि जिस रुग्णा में हमने बहुत ज्यादा मात्रा में त्रिदोषज शोथ और उसके साथ साथ उदर्द और कोठ भी देखा था, जो उनको कम से कम 2-2.5 साल तक था। बाद में जब हमने चिकित्सा में माक्षिक का प्रयोग शुरू किया तब उसके सभी लक्षण उनके शांत हो गए। तो ये माक्षिक की प्रशस्ति है। दूसरा एक रसेंद्र चिंतामणि का सूत्र है कि उसका मैं सूत्रांश जो महत्वपूर्ण है वही बता रहा हूं। कफ पित्त हरम बल्यम योगवाही रसायनम, कफ पित्त हरम बल्यम योगवाही रसायनम। अशोकराव जी भट्ट हमेशा माक्षिक को एक अलग दृष्टि से देखते थे। रस धातु को अगर बल देना है, अगर स्नायु सीरा कंडराओं को बल देना है तो माक्षिक का उपयोग होना ही होना है। इसके बारे में और एक सामान्य लक्षण बताता हूं कि कषायत्व विहीन भस्म ही उत्तम है। हम अनेकों बार बहुत सी कंपनियों के भस्म लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, लेकिन मेरा आप सबसे, सभी वैद्यों से, सभी विद्यार्थियों से, सभी कंपनी के लोगों से हाथ जोड़कर एक विनंती है, जब भी आप किसी भी कंपनी का कोई भी भस्म ले लोगे तो रुग्ण में उपयोग करने से पहले कम से कम एक बार उसका वारितर परीक्षण तो कर लो, कम से कम एक बार उसके सिद्धि लक्षणों को तो देख लो। बहुत नामी कंपनियों का अभ्रक भस्म हमने चंद्रिका युक्त देखा है। बहुत नामी कंपनियों का ताम्र भस्म हमने जो दही में डालते ही हरा हो जाता है, मतलब उसमें सल्फेट्स वैसे के वैसे है, ऐसा देखा है। ऐसे भस्म यूज करते समय
ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम रुग्णों तक अच्छी से अच्छी और योग्य से योग्य दवा जाने दें। जो भी आपके आसपास के जान पहचान के वैद्य हैं जो खुद तैयार करते हैं, उनको उनके भस्म लेने को प्राधान्यता दें। जो कंपनियां सच में अच्छे से प्रामाणिकता से तैयार करते हैं, उनके भस्मों को प्राधान्यता दें। अन्यथा भस्मों का प्रयोग ना करें। अगर करना है तो खुद आश्वस्त हो जाए और फिर करें, नहीं तो नहीं करना है। इतना तो पक्का ध्यान में रख लीजिए। दूसरी बात ऐसी है कि माक्षिक से भी विकृति निर्माण होती है, माक्षिक से भी कॉम्प्लिकेशन आते हैं। अगर कच्चा बना हो माक्षिक, अगर माक्षिक का मारण पूरा नहीं हुआ है, तो उस वजह से जितने लक्षण आते हैं, तो वो कम करने के लिए ग्रंथ में 2 द्रव्यों का उपयोग बताया गया है। एक उन्होंने कहा है कि कुलत्थ का कषाय दे दो, मतलब मूत्र मार्ग से उसका निष्क्रमण हो जाएगा। और दूसरा उन्होंने कहा है कि दाड़िमस्य त्वचोवापी प्रोक्ता विकृति नाशनी, दाड़िम की छाल आप उपयोग में लाओ। वो उत्तम विषग्न है, उत्तम कृमिघ्न है, उत्तम कासहर है, उसके भी गुणधर्म बहुत सुंदर है दाड़िम छाल के। और दाड़िम छाल मतलब यहाँ वृक्ष की छाल है, फल की छाल नहीं है। ये हमने खुद टीका में देख के फिर मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दाड़िम छाल मतलब हमें लगेगा कि फल की छाल, उसके भी औषधीय गुणधर्म है, लेकिन यहाँ पे जो उपयुक्तांग है वो दाड़िम वृक्ष की छाल अपेक्षित है। एक बहुत सुंदर रेफरेंस रसतरंगिणी का है, जो कुछ पेशेंट्स में, सभी पेशेंट्स में नहीं, लेकिन कुछ पेशेंट्स में स्पेशली जो कीमो कंटिन्यू हो रही है, ऐसे कीमोथेरेपी के कैंसरस पेशेंट्स है, उसमें हमें बहुत अच्छे से मिला है। वो परिणाम ऐसा है कि ग्रंथ में लिखा है रसतरंगिणी में, अनिद्राम नाशयत्याशु योगवाही परम मतम। ये योगवाही तो है ही, लेकिन अनिद्रा का भी नाश करता है। तो ब्राह्मी के साथ अगर अल्प मात्रा में माक्षिक ये रोज रात को हम देंगे, तो उससे अनिद्रा का भी नाश होता है और ब्राह्मी की मात्रा भी कम उपयोगी होती है, कम देने से भी फायदा होता है। तो इसलिए ऐसे माक्षिक के गुण अलग अलग वर्णन किए हैं। दूसरा एक और संदर्भ बताता हूं। माक्षिक चक्षुष्य है, वो आभ्यंतर उपयोग से है ही, लेकिन कुछ पेशेंट्स में जैसे अर्म रहता है, जैसे पटलगत विकृति रहती है, उन पेशेंट्स में, या पक्ष्मकोप, पक्ष्मक्षात ऐसी कुछ विकृति है, ऐसे पेशेंट्स में हमने एक प्रयोग ऐसा देखा है कि नवनीत के साथ माक्षिक को, थोड़ा से माक्षिक को, कितना, 1-2-3 ग्राम भी काफ़ी है, उतने माक्षिक को कप्पड़ छान करना है। सूक्ष्म तो है माक्षिक, लेकिन फिर भी उसको खरल करके कप्पड़ छान करना है। और नीचे जो एकदम सूक्ष्म कण मिलते हैं माक्षिक के, वो कितना, 150-200 मिलीग्राम, और 5 से 6 ग्राम 10 ग्राम के नवनीत में अगर उसको अच्छे से खरल करे, और वो फ्रीज में रखना पड़ता है, तो उसका अंजन ये बहुत से नेत्र रोगों में बहुत उपयुक्त है। उसका प्रयोग भी हमने करके देखा है। तो ऐसे माक्षिक के अलग अलग उपयोग हैं कि जिसको हम प्रयोग में ला सकते हैं। अभी माक्षिक के और कुछ बहुत से उपयोग हैं जिनके बारे में चर्चा होनी बाकी है, लेकिन समय आज निकला जा रहा है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आज जैसे हम इस तीनों कल्पों की यात्रा में आप हमारे साथ बने रहे, वैसे कल भी बने रहिए। आज जैसा हम ठीक 5:30 बजे हमारा अध्ययन का प्रोग्राम शुरू हुआ, वैसे ही कल 5:30 बजे ये काम शुरू हो जाएगा। और जब तक होगा तब तक माक्षिक के थोड़े ही रेफरेंस बचे हैं वो, और संचमनी वटी के बारे में हम आगे की चर्चा करके हम आज के विषय को तो अभी विराम देते हैं। आगे हमने स्वर्ण माक्षिक पे भी चर्चा की। स्वर्ण माक्षिक क्या है, उसको स्वर्ण माक्षिक क्यों बताया जाता है, उसमें स्वर्ण कैसा है, माक्षिक के अर्थ क्या क्या है, उसके गुण क्या है, उसका शोधन कैसे होता है, मारण कैसे होता है, ये सभी विषयों के बारे में हमने विस्तृत जानकारी कल देखी है। स्वर्ण माक्षिक के गुणों में एक बहुत ही अनूठा गुणधर्म उसमें ऐसा है कि वो तिक्त रस का है, वृक्ष है, स्वादुपाकी है, और उसके साथ साथ वो कफ पित्तहर और परम योगवाही रसायन है। मतलब आप किसी भी संयोग के साथ अगर स्वर्ण माक्षिक का संयोग करते हो
तो स्वर्णमाक्षिक कैटलिस्ट जैसा काम करेगा, उस मूल द्रव्य के गुणधर्मों को वो बढ़ाएगा। अभी उसके कैसे कैसे प्रयोग हम कर सकते हैं, एक तो कल मैंने बताया था कि अनिद्राम नाशयत्याशु योगवाही परम मतम, ये रसतरंगिणी का सूत्र है। कुछ कैंसर के पेशेंट्स में ब्राह्मी के चूर्ण के साथ आधा रत्ती के प्रमाण में भी स्वर्णमाक्षिक निद्रा जनन का काम करता है, ये परिणाम हमने देखा है। उसके साथ साथ अगर कुछ बातों पे हम ध्यान दें तो किस तरह से स्वर्णमाक्षिक की एक ही भस्म अलग अलग पद्धति से हम उपयोग में ला सकते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। स्वर्णमाक्षिक के बारे में उसके गुणधर्मों में जिस द्रव्यों का साधर्म्य है, ऐसे द्रव्यों की भावना देके या तो पूट बाद में देके या बिना पूट दिए हुए भी हम उस स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे बताता हूं, चरक संहिता में माक्षिक का उल्लेख रक्तपित्त के अध्याय चिकित्सा अध्याय में भी हुआ है। तो रक्तपित्त की अगर अवस्था है तो अगर हम वासा स्वरस या दाड़िम स्वरस से भावित स्वर्णमाक्षिक बनाते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो उसकी भी उतनी ही परिणामकारकता हमें देखने को मिलेगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है कि किसी भी संयोग के साथ स्वर्णमाक्षिक का संयोग करते समय दो चीजें ध्यान में रखनी है। एक तो समान गुण सामान्य होना चाहिए उसमें, और ये भावना क्यों देनी है, तो चरक संहिता का जो सूत्र है चरक कल्पस्थान में, जिसमें उन्होंने कहा है कि इससे बलाधान होता है। द्रव्यों को भावना संस्कार से उसकी द्रव्यों की क्षमता बढ़ती है, उसमें बलाधान होता है, बल की वृद्धि होती है। तो इसमें क्या होगा, वनस्पति भी कम से कम लगेगी और रसौषधि भी कम से कम लगेगी, और यही रसशास्त्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है और इसीलिए रसशास्त्र बना है। अभी स्वर्णमाक्षिक के बारे में सबसे ज्यादा कारगर हमें एक संयोग ऐसा मिला है कि जिसमें हम स्वर्णमाक्षिक और आमलकी इसका प्रयोग करते हैं। आप स्वर्णमाक्षिक के कोई भी गुणधर्म निकाल के देख लेंगे तो स्वर्णमाक्षिक में हमें ऐसा दिखाई देगा कि आमलकी उसके हर एक आयाम को बढ़ाती है और आमलकी के हर एक आयाम को, उपयोगिता को स्वर्णमाक्षिक बढ़ाता है। इसका मतलब क्या है, उसमें स्ट्रॉन्ग सिनर्जिज्म है। सिनर्जिज्म है मतलब क्या है, उसमें एक के गुणधर्म एक बढ़ाता है और दूसरे के गुणधर्म पहला बढ़ाता है। ये एगोनिस्टिक एक्शन उसमें हमें देखने को मिलती है। ऐसा ही परिणाम हमने कुछ रुग्णों में शतावरी और दाड़िम भावित माक्षिक उसमें देखा है। कल ही हमने एक दूसरे भी योग के बारे में चर्चा की थी कि वातरक्त में स्वर्णमाक्षिक कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो वातरक्त में एक धात्र्यादि कषाय नाम से कफारिक वातरक्त में चरक संहिता में आया हुआ पाठ है, एकदम सामान्य पाठ है, जिसमें मुस्ता, हरिद्रा और धात्री आमलकी इसका प्रयोग है। तो उसके साथ स्वर्णमाक्षिक का प्रयोग हमने करके देखा है कि जिसमें वातरक्त में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है। इसी संयोग के साथ अभी देखिए कफ प्रधान वातरक्त की ये जो अवस्था है, तो उसी अवस्था को हम कहीं कहीं पे भी प्रमेह पीड़का में भी देख सकते हैं। उसी तरह की अवस्था को हम बहुत अलग अलग विसर्प की अवस्था में देख सकते हैं। तो ऐसी सभी अवस्थाओं में ये धात्र्यादि कषाय जो है, मुस्ता, धात्री और आमलकी, इसमें स्वर्णमाक्षिक का संयोग करके उससे बहुत ही अच्छे परिणाम हमें मिल सकते हैं। इसलिए हमें यह देखना है कि स्वर्णमाक्षिक के प्रयोग करते समय हम किस लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। अभी स्वर्णमाक्षिक के ऊपर बहुत सी चर्चा कल और आज तो पूरी हो रही है। बाकी हम स्वर्णमाक्षिक के बारे में एक थोड़े अलग एंगल से देखने वाले हैं। अभी सोमल की विषाक्तता जो है वो नष्ट करने वाला एक अत्यंत उत्तम गरविष, आमविष, दूषी विष को खत्म करने वाला स्वर्णमाक्षिक द्रव्य हमने आगे देखा।